हेलो। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग पर। इसमें बहुत से इंस्टीट्यूशंस भी चलते हैं, सिखाते भी हैं अंग्रेजी को कैसे बोलना है, पढ़ना कैसे है। बहुत से चैप्टर्स हमने देखे हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग पर बने हुए हैं। बहुत से बैनर लोग लगा रखे हैं, 90 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखें, 30 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखें। तो अंग्रेजी कैसे बोलनी है उसके लिए ग्रामर्स में रूल्स तो दिए हैं, नियम सभी लगभग दे दिए जाते हैं कि कैसे ट्रांसलेट करना है, किस नियम पर कौन से सेंटेंस को हमें कैसे ट्रांसलेट करना है, क्या किया जाता है। उसके लिए सारे सेंटेंसेस में एग्जांपल्स भी दिए होते हैं और रूल्स भी दिए होते हैं। लेकिन आज मतलब इंग्लिश को बोलना कैसे है, इसका एक जो होती है वो बोलने की कला होती है कि हर सेंटेंस केवल स्ट्रक्चर पर फिट नहीं होता है। कोई भी सेंटेंस जैसे रख लिया जाता है, हो जाता है तो सब्जेक्ट लगा दिया, वर्ब लगा दिया, ऑब्जेक्ट बन गया। ऐसा नहीं है कि हर सेंटेंस सिर्फ इसी स्ट्रक्चर पर बनता हो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनको सेंस के हिसाब से, जैसे जो सेंटेंस का भाव है, सेंस किया जा रहा है, सेंस के हिसाब से उसका कंपोजिशन बनता है। कंपोजिशन सिर्फ जनरल जो होता है वो एडजेक्टिव से शुरू होता है, एडजेक्टिव हो जाता है, कामा हो जाता है, सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, इंडेफिनिट फ्रिक्वेंटली वर्ड्स होते हैं, कुछ इस तरीके से बन जाता है। लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो सेंस के आधार पर स्ट्रक्चर उनका अलग से कंपोजिट किया जाता है, कंपोजिशन जो उनकी पूरी बदल जाती है। तो आज इसीलिए हम एक ऐसे चैप्टर पर बात करेंगे जिसका एक नया नाम दिया है, लिखा हुआ है द आर्ट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। इसका मतलब अंग्रेजी बोलने की कला, अंग्रेजी को कैसे बोला जाता है। इस वीडियो में हम आपको एक स्टेप बाय स्टेप, ये बिल्कुल स्टार्ट से, जैसे हम शुरुआत करते हैं स्कूल में क्लास 1 से आगे तक जाने के लिए, वैसे ही हम इस वीडियो में भाग एक से लेकर के इंग्लिश कैसे बोली जाती है, क्या करना है, ये पूरा समझाएंगे। जब हम किसी हिंदी वाक्य का अनुवाद अंग्रेजी में करते हैं, जिसे हम हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो अंग्रेजी अनुवाद करने के अपने नियम होते हैं, उनके अंग्रेजी अनुवाद के अपने नियम होते हैं। लेकिन अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए सबसे कठिनाई ये होती है कि ये जो नियम होते हैं वो वाक्य के सेंस पर निर्भर होते हैं। जिससे जो वाक्य दिया गया हिंदी का, उसको अंग्रेजी में बनाने के लिए वो एक वाक्य जो है वो सेंस के आधार पर, नियम भी उनके उसी पर निर्भर होते हैं। कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस को ले लीजिए, वो सिर्फ कंपोजिशन पर आधारित नहीं होता है। वो सेंटेंस सिर्फ कंपोजिशन, जो उसका जनरल स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ उसी पर निर्भर नहीं होता है, उसके भी और भी सेंस होते हैं, रूल्स। इसलिए अंग्रेजी को अनुवाद करते समय, हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करते समय हमें वाक्य के सेंस पर भी ध्यान देना होता है कि वाक्य कहना क्या चाहता है, उसमें सेंस जो है उसका भाव कैसा है, क्या कहने की वो कोशिश कर रहा है। अगर इस भाव को ध्यान दिया जाए, सेंस समझा जाए, तो अंग्रेजी बोलने में ज्यादा आसानी रहती है और अंग्रेजी बेहतर होता है। हमारा अंग्रेजी का जो भी स्पीकिंग है वो और बढ़िया हो जाती है। और इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय हमें ये बात ध्यान रखनी होती है कि जिस हिंदी को हम ट्रांसलेट इंग्लिश में करना चाहते हैं उसका भाव क्या है, जिस अंदाज में हम कहना चाहते हैं उसी अंदाज में उसको हमें इंग्लिश में कंपोजिट करना पड़ता है। उसी इंग्लिश भाव में इंग्लिश का कंपोजिशन होगा तो अंग्रेजी हमारी और अधिक बढ़िया होती है। अंग्रेजी में जो सेंस होता है, जो भाव उसका है, उसी के आधार पर हमें अंग्रेजी को कंपोजिट या कंपोजिशन बनानी पड़ेगी, तभी सेंटेंस सही होगा हमारा। इसलिए बहुत से इंस्टीट्यूट्स में ये सिखाया जाता है कि इंग्लिश जो स्पीकिंग है, इंग्लिश स्पीकिंग, उसमें बहुत से सेंटेंस ऐसे होते हैं जो गलत नहीं होते हैं। जो सामान्यतः अक्सर कहा जाता है कि इंग्लिश स्पीकिंग में ज्यादातर वाक्य गलत नहीं होते, क्योंकि उसमें ऐसे बोलना है कि सामने वाले को हमारी बात समझ में आनी चाहिए और वो हम क्या कहना चाहते हैं, हम उसे बताना क्या चाहते हैं, ये बात उसको ठीक से समझ में आनी चाहिए। और उसका भाव जो हम कहना चाहते हैं, उसका सेंस भी उसी आधार पर निर्भर होना चाहिए। अब इंग्लिश में अगर इंग्लिश की जो कंपोजिशन है उसको थोड़ा सा बदल दिया जाए तो उसका भाव और उसका अर्थ दोनों ही बदल जाता है। जैसे सिंपल कंपोजिशन होती है और उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए तो उसका भाव और उसकी पूरी हिंदी, मतलब उसका मीनिंग, अर्थ जो होता है वो पूरी तरह से बदल जाता है। तो देखते हैं 3 सेंटेंसेस हम आपको एक ही प्रकार के 3 में सेंस में बना के दिखा रहे हैं कि कैसे इंग्लिश में बदल जाता है। अगर हम ये 3 सेंटेंसेस लिखे हुए इन पर विचार करें, पहला ये, दूसरा ये
तीसरा ये 3 सेंटेंस लिखे हुए, अगर हम इन पर विचार करें तो पहले सेंटेंस का मतलब कुछ ऐसे होता है कि उस सीधा प्रश्नवाचक है, मार्क ऑफ इंटरोगेशन भी लगा हुआ है, निशान भी लगा हुआ है, तो सीधा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो गया। इंटरोगेटिव में यही पहचान है कि प्रश्नवाचक शब्द में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। तो ये सीधा प्रश्न है कि वो करता क्या है, पूछ रहा है, जो कोई स्पीकर है वो पूछना चाहता है कि व्हाट डज ही डू, वो क्या करता है, मतलब वो क्या करता है। सीधा सेंटेंस है, पहला वाक्य वो क्या करता है, सीधा अर्थ निकल रहा है। अब दूसरे प्रश्न में जो दूसरा सेंटेंस है, वर्ड हम जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें भी वही प्रश्न है, वो क्या करता है, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा है, थोड़ी सी कंपोजिशन बदल दी हमने, ही को उठाकर यहाँ कर दिया, डज को हमने इधर कर दिया है। अब ये परिवर्तन इतना कर दिया तो सेंस बदल गया इसमें। इसमें जो वक्ता है, पूछने वाला, जो प्रश्न पूछ रहा है, वो ये जानता है कि वो क्या करता है, कुछ न कुछ उसे पता है कि वो क्या करता है, फिर भी पूछ रहा है। मतलब ये उसे पता है, ये जो ही है वो क्या करता है, थोड़ा बहुत उसे पता है कि वो क्या करता है, लेकिन फिर भी अब अभिज्ञानता बस पूछ रहा है, ऐसा कि उसे नहीं पता है। जैसे व्हाट ही डज, वो अक्सर बोल देते ना कि हम लोग, हाँ वो क्या करते हैं मुझे पता है, ऐसा नहीं। जैसे कुछ पता हो उसके बारे में कहे कि मैं ऐसा नहीं करता, तो कह देते हैं लोग हाँ जो कह रहे हो मुझे पता है। वही सेंस निकलेगा यहाँ पर, व्हाट ही डज, क्या करते हो, क्या वो करता क्या है, कुछ पता है लेकिन फिर भी पूछ रहा है, थोड़ा बहुत अभिज्ञानता है, ज्ञात है कि वो करता क्या है, लेकिन पूरी जानकारी नहीं है क्या करता है। तो इसी कंडीशन में हम जब कुछ पता हो फिर भी ये बात कहनी हो कि वो क्या करता है, तो पूछते हैं व्हाट ही डज, जो कुछ वो करता है। कहने का मतलब ये निकलेगा जो कुछ वो करता है मुझे पता है, जो कुछ वो करता है। कहने का मतलब प्रश्न ही है लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा है, तो कंपोजिशन चेंज होने की वजह से ये ऐसा होता है कि कुछ पता है, सब कुछ नहीं पता है, फिर पूछा जा रहा है। तीसरे वाक्य का भी वही मतलब है जो पहले और दूसरे का है, प्रश्न वही है, सिर्फ सेंस बदल गया है। सेंस बदलने से उसका भाव पूर्ण रूप से बदल गया है। इसमें हमने क्या किया है, ही यहाँ लगा दिया है, डज इधर कर दिया है, और वॉच यहाँ चला गया है। अब ये प्रश्न पूछता है लेकिन उसे पता तो है, लेकिन वो गुस्से में पूछ रहा है, थोड़ा क्रोध जाहिर करते हुए। जब गुस्से में कुछ पूछते हैं क्या करते क्या हो, तो वो सेंस यहाँ पर आता है, ही डज वॉच, अब जो कुछ भी करता है मुझे पता है। इस टाइप से वही अर्थ है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा गुस्सा ऐसा लग रहा है, क्रोध आ रहा है, गुस्से में पूछते हैं हाँ क्या करते क्या हो, वही वही करते हो ना जो मैं पता है, सब पता है जो तुम करते हो। इससे भी कह सकते हो व्हाट ही डज, व्हाट डज ही डज वॉट, वो करता है, व्हाट मीन्स जो कुछ, वो जो कुछ भी करता है मुझे पता है। गुस्से में पूछ रहा है, मतलब सेंस यहाँ पर थोड़ा जो भाव है वो क्रोध वाला है, एंग्री देना पड़ेगा। और इसमें व्हाट ही डज, हाँ वो जो कुछ भी करता है मुझे पता है, मतलब सेंस वैसा। और ये सीधा प्रश्न दे दिया गया व्हाट डज ही डू। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो सेंटेंस है उसका एक ही सेंटेंस को अगर हम थोड़ा सा कंपोजिशन में परिवर्तन कर देते हैं तो उसका भाव बदल जाता है। पहला सीधा प्रश्न है, दूसरा भी प्रश्न ही है लेकिन उसमें थोड़ा सा पता है फिर भी पूछ रहा है, तीसरा भी वही मतलब है लेकिन यहाँ पे गुस्से में पूछा गया है, व्हाट डज ही डज वॉट। दूसरा जैसे ये प्रश्न सीधा प्रश्न है, तीसरा में कुछ जानता है फिर भी पूछ रहा है, तीसरे में वो जानता है लेकिन वो फिर गुस्से में पूछ रहा है। अगर ऐसी इंग्लिश में पूछना है तो इन सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं और ऐसे ही बना सकते हैं कि अगर हमें गुस्से में कुछ पूछना है तो हमें यहाँ पर डज लगाना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब, फिर मैन, फिर प्रश्नवाचक बढ़ जाता है। कंपोजिशन में हम लिखा देंगे, इंट्रोडक्शन है अभी पहला चैप्टर है, हम इसके एक एक कंपोजिशन के कैसे किस सेंटेंस को बोलना है क्या करना है देखते हैं अगले सेंटेंस में। दूसरा है हमारा स्ट्रक्चर वर्ब, फिर गिव, फ्यूचर टेंस। इसमें जो है वो फ्यूचर की बात, कितना पानी पी सकती है, क्षमता यानी एबिलिटी ऑफ वाटर, कितना पानी, उसका जो कैपेसिटी है वो कितना है। अगर ये हम जहां पर बात क्षमता की करते हैं, कैपेसिटी की बात करते हैं, सेंस उस प्रकार का होता है कि वो कितना पानी पी सकती है। यहाँ पर द एबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर की बात हम करते हैं, तो सेंटेंस दिया हुआ कितना पानी पी, छूट गया, वह कितना पानी पी सकती है, ये है वो कितना पानी पी सकती है। अब इसमें प्रश्न है, ये प्रश्न जो है ये पूछा गया है कि वो कितना पानी, मतलब किसी की एबिलिटी पर प्रश्न किया गया है, तो इसे हमें बनाना होता है हाउ मच वाटर
कैन सी ड्रिंक। तो ये बनेगा हाउ मच वाटर कैन सी ड्रिंक। इसमें ये वह कितना पानी पी सकती है, इंग्लिश में हम क्षमता पूछनी होती है, तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस होता है। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। पहला तो मैं वो पानी कितना पी सकती है, अब यहाँ पर दिया मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। इसमें भी बात एबिलिटी की है, कहीं ना कहीं पर हम बात क्षमता की करते हैं कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो इसे सीधे सी हम अगर बोलें तो क्षमता जब ऐसी कंडीशन हो कि कहीं पर किसी की एबिलिटी की बात की जाए, वह कितना पी सकता है, या मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, या वो इसको पढ़ सकता है इस टाइप से, तो इसको कैसे बनाएंगे हम। तो इसे हम सबसे पहले लगा लेते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फार्मूला जो कंपोजिशन है वो अभी हम लिखवा देंगे। अभी तो इंट्रोडक्शन है, पहला वीडियो है, तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। इसके कौन कौन से कंपोजिशन बनते हैं ये हम अगले वीडियो में सब लिखवा देंगे। तो पहला हमारा आ गया आई, यानी मैं। फिर सकता हूं, कैपेसिटी क्या शो करता है, अगर बात करते हैं हम एबिलिटी की, तो इसमें हम लगा लेते हैं कैन। ये वर्ड जो है हमारा क्षमता दर्शाता है कि कैपेसिटी की जहां पर बात हो, जहां पर बात कैपेसिटी की होती है वहां पर लगा लेते हैं कैन आई। फिर हमें यूज करना है कैन, आई कैन। फिर नंबर 2 पे आ जाता है कैन, नंबर 3 पे आ जाता है मैन वर्ब, आई कैन स्पीक, बोल सकता हूं, स्पीक। अब अंग्रेजी में इन इंग्लिश, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश कह सकते हैं हम सीधा सा सेंटेंस, आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब यही अगर हमें प्रश्न करना हो कि क्या मैं अंग्रेजी में बोल सकता हूं, तो यहां पर एबिलिटी नहीं है, क्या मैं अंग्रेजी में बोल सकता हूं, ये परमिशन है यहां पर। चलिए लिख के देख लेते हैं। दूसरा भाग हमारा है, पहला था एबिलिटी, मतलब आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। तो ये हमारा कैपेसिटी दर्शाता है कि क्षमता, हम ये कर सकते हैं, मेरी इतनी क्षमता है ये करने की। और दूसरा भाग है क्या मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं सेंस मतलब वाक्य में हिंदी वही है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, लेकिन यहाँ पे शो क्या हो रहा है, सेंस जा रहा है हमारा परमिशन पर। यहाँ पर परमिशन शो हो रहा है, जैसे कोई व्यक्ति है और उससे हम पूछ रहे हैं कि क्या मैं अंग्रेजी में बोल सकता हूँ, मुझे आती है, मैं बोलता हूँ, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति है वो जानता है या नहीं जानता, तो उससे परमिशन मांग रहे हैं। सेंस यहाँ पर निकल रहा है परमिशन का। और जब हम परमिशन की बात करते हैं तो ऐसे कंडीशन में, जनरल ऐसे कंडीशन, जैसे क्या मैं अंदर आऊं तो मे आई कम इन, क्या मैं ये पेन ले सकता हूँ, कैन मे आई यूज योर पेन, या मे आई चेक योर मोबाइल, इस टाइप से। तो वही परमिशन वाला जो सेंस होता है, वो परमिशन अगर है तो वहां पर हम पहले यूज करते हैं मे, फिर सब्जेक्ट यानी आई, फिर मैन वर्ब, मे आई स्पीक इन इंग्लिश है तो प्रश्न ही, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है, लेकिन यहाँ पर क्षमता नहीं है, यहाँ पर संस ये देखना होता है कि भाव कैसा है, परमिशन मांग रहा है, तो हमें यूज करना होता है मे आई स्पीक इन इंग्लिश। अगर क्षमता बतानी है तो आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, मैं बोल सकता हूँ, मेरी क्षमता कैपेसिटी वाली बात है, एबिलिटी ऑफ कैपेसिटी है यहाँ पर, तब तो हम ऐसे बोल सकते हैं। अगर यहाँ पर परमिशन लेना है तो वैसे बनाते हैं। अगला देख लेते हैं। अगला वाक्य हमारा है, क्या मुझे अंग्रेजी में बोलना होगा, क्या मुझे अंग्रेजी में बोलना होगा। बात वही है, मैं अंग्रेजी में बोल सकता हूँ, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, क्या मुझे अंग्रेजी में बोलना होगा। यदि देखा जाए तो तीनों सेंटेंस हिंदी में एक जैसे हैं, लेकिन अंग्रेजी में जब हम बनाई है, जब हमने इनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है, तो तीनों का कंपोजिशन अलग अलग है। पहला था क्षमता, कैपेसिटी, स्विंग एबिलिटी वाला। दूसरा था हमारा स्विंग परमिशन, जो हमें अनुमति लेनी थी। और तीसरा जो सेंटेंस है हमारा स्विंग एंगर। इसमें बात वही है, लेकिन जो शो हो रहा है, जो सेंस हो रहा है, वो गुस्से में जा रहा है, एंगर शो हो रहा है। करेक्ट, मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी, गुस्से में कह रहा है, हाँ मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी। तो इसको अगर ऐसे बोलना है, जैसे कोई काम करने को किसी ने कहा है, ऐसा हमें ये करना पड़ेगा, गुस्से में कह देते हैं लोग। और अगर क्षमता की बात है, हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं किताब लिख सकता हूँ, मैं किताब पढ़ा सकता हूँ,
अगर परमिशन है कि क्या मैं किताब पढ़ा सकता हूँ, या मैं किताब पढ़ा दूं, क्या मैं पेन ले लूं? जब गुस्से में है तो क्या मुझे ये पेन लेना पड़ेगा? कहीं कैसा हो जाता है स्कूल में, क्लास में बच्चों से कह दो कि ये नोटबुक बनानी है, तो गुस्से में है कि हमें भी बनानी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा एक्सप्लेनेशन भी उसको होता है, और वो सेंस जो होता है वो गुस्से वाला होता है, एंगर वाला होता है। तो ये सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले will I have to speak in English, will I have to speak in English। ऐसे सेंटेंस में जो 3 तरीके से हमने एक ही को बनाया है, तो ये सेंटेंस इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ सेंस पर बनाने हैं। तो अंग्रेजी बोलने की यही एक ऐसी आर्ट है जिसको हमें सीखना है कि जिस सेंस पर हमें बात करनी है उस सेंटेंस को हमें कैसे ट्रांसलेट करना है। हाउ टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस बाय द सेंस और द स्विंग एक्सेप्शन या स्विंग द सेंस। सेंस जिस तरीके से दिया गया है उसी सेंस के आधार पर हमें अंग्रेजी में वाक्य को बोलना है, और उसी कंपोजिशन पर सेंटेंस के वर्ड्स को, ये जो पार्ट्स हैं उनको एडजस्ट करना है। अगला देख लेते हैं क्या है। एक और सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, अगर बात फ्यूचर की हो और वो पहले से ही प्री प्लान हो, जो योजनाएं बनी होती हैं पहले से कि हम ऐसा कल करेंगे या इस वर्ष करेंगे, पहले से ही जो योजनाएं बनी हुई हैं उन्हें हम ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे एक निर्णय है, किसी ने पहले से ही प्री प्लान करके रखा है जो भविष्य में होने वाले ऐसे काम जिनको पहले से ही योजनाबद्ध किया गया हो, और फ्यूचर में भी नजदीकी जो सो करते हो, नजदीक फ्यूचर में होने वाले हो, उन वाक्यों को हमें फ्यूचर में नहीं बल्कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही ट्रांसलेट करना होता है। मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में उन्हें हम बनाएंगे। तो जैसे पहला सेंटेंस दिया, मैं अगली वर्ष अपनी परीक्षा दूंगा। सेंस तो गागेगी का है, हिंदी में गा निकल रहा है, फ्यूचर लग रहा है, लेकिन ये वाक्य जो है वो पहले से ही प्लान हुआ है। ऐसे सेंटेंसेस को हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही बना सकते हैं। तो इसमें हम बनाएंगे पहले आई, फिर एम। आई एम। अब परीक्षा, एक याद रख लीजिए, परीक्षा दी तो नहीं जाती, परीक्षा ली जाती है। परीक्षा ली जाती है, इसलिए परीक्षा के साथ हमेशा गिविंग नहीं लगता। कभी भी नेवर यूज गिव वर्ड, याद रखो, कभी भी मैं परीक्षा के लिए, परीक्षा देने के लिए हम गिव वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं। उसके लिए हमें लगाना पड़ता है टेकिंग। परीक्षा दी नहीं जाती, परीक्षा ली जाती है, तो इसके लिए हमें यूज करना होता है ठीक, आई एम टेकिंग, आई एम टेकिंग। फिर आई के साथ में माई लगता है, माई, फिर एग्जामिनेशन, आई एम टेकिंग माई एग्जामिनेशन। अब क्या करा, अगली वर्ष, यानी अगले के लिए लग जाएगा नेक्स्ट, और वर्ष की हो जाएगी ईयर। तो आई एम टेकिंग माई एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। तो इसमें बात फ्यूचर की है, लेकिन बनाना हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही है। ऐसे वाक्यों को याद रखना है जो सेंटेंस में ये शो करते हो कि बात पहले से ही प्लान की गई है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज होगा। और परीक्षा देने की जब बात होती है तो वहां पर हमें चेक यूज करना पड़ता है, गिव नहीं लगाना है। याद रखिए, कहीं भी परीक्षा देने की बात हम करते हैं तो वहां पर चेक लगाते हैं, या अपीयर इन द एग्जामिनेशन। 2 तरीके से बना सकते हो, अपीयर इन द एग्जामिनेशन या टेकिंग द एग्जामिनेशन। गिविंग या गिव या गॉन, वी कैन नॉट यूज गिव वर्ड परीक्षा के लिए। स्पीकिंग इंग्लिश में एक और बात बोली जाती है कि जो वाक्य है वो छोटा होना चाहिए और सरल भाषा में होना चाहिए। बहुत बड़ा वाक्य नहीं होना चाहिए ताकि दूसरे वाले की समझ में ना आए, और क्या उसे सुनाई पड़ाया, उसने क्या समझा, उसका क्या उत्तर दे, वो कंफ्यूज हो जाए। तो ऐसी इस बात का ध्यान रखना है, स्पीकिंग इंग्लिश में जो वाक्य है वो सरल भाषा में और छोटे होने चाहिए। जितने छोटे होते हैं उतना ही अगले व्यक्ति को समझने में सरलता होती है। इंग्लिश स्पीकिंग में ये ध्यान रखना होता है कि जो भी वर्ड्स हम बोल रहे हैं वो ज्यादा कठिन ना हो। इतना ध्यान रखना है कि ये वर्ड्स जो हैं सरल भाषा में हो, जो उनका मीनिंग आसानी से लोगों को पता हो, ताकि उन्हें समझने में दिक्कत ना हो और हमें भी बोलने में अधिक समय तक मतलब प्रयास न करना पड़े हार्ड वर्ड्स को ढूंढने में। और इंग्लिश स्पीकिंग में ये ध्यान रखना होता है वही वर्ड्स
ज्यादा यूज किए जाते हैं, जिनका प्रचलन ज्यादा हो, जो वर्तमान समय पर ज्यादा बोले जा रहे हों, उन वर्ड्स को हमें ज्यादा कंसिडर करके ध्यान देना होता है कि इन वर्ड्स को हमें यूज कहाँ करना है, कैसे करना है। इससे हमारी जो इंग्लिश है उस पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और जनरल ऐसा होता है कि बहुत से लोग ये पुराने वर्ड्स का यूज करते रहते हैं कि ये पुराना वर्ड्स को चलाते रहते हैं, तो वो नहीं करना है। जो नया वर्ड आ रहा है, अपडेट में चल रहा है, उसे ध्यान से नोट करते जाइए और देखते जाइए कि कौन सा वर्ड नया आ रहा है और किन किन वर्ड्स को हमें अपनी भाषा में या इंग्लिश में यूज करना है, ये भी ध्यान रखना है। बोलने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश में अपडेट और इनके अपडेट्स पर भी ध्यान देते रहना चाहिए। अब बात करते हैं हम इंग्लिश के जनरल कंपोजिशन की। जो सेंटेंस बनता है वो किस आधार पर बनता है, इसका जनरल कंपोजिशन क्या होता है, देख लेते हैं एग्जाम्पल। अब ये जो फार्मूला लिखा हुआ ये हमारा यहां से देख लीजिए, पहले से सेंटेंस इस कंपोजिशन पर आधारित होता है। थोड़ा सा इधर हम हट जाते हैं। अब पहले जो सेंटेंस में दिया होता है, पहले एडवर्ब आता है, पहले एडवर्ब आता है, फिर कामा लगा होता है। ये कंप्लीट फॉर्मेशन लिखा हुआ जनरल कंपोजिशन होती है, इसी प्रकार से बनती है। ये बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा होगा, जरूरी नहीं कि सारे वर्ड्स एक ही सेंटेंस में आ जाएं, ऐसा हमने पहले कह रखा है सेंटेंस छोटे होने चाहिए, लेकिन ये पूरा, अगर कोई सेंटेंस बड़ा है तो सारी चीजें हो सकती हैं। ये इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो कुछ लोगों को नहीं भी पता है, ये क्या होता है, ये तो पढ़े ही नहीं पहले कभी। तो हम इस सीरीज में जो बना रहे हैं, सभी चीजें जो भी इसमें दिया है एक एक करके समझाएंगे कि क्या होता है, कहाँ यूज होता है, कैसे प्रयोग किया जाता है। तो पहला दिया गया है एडवर्ब, फिर कामा लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट तो यस नहीं दिख रहा है, ये सब्जेक्ट। उसके बाद एक्सिलरी, एक्सिलरी तो पता है, इज एम आर वाज वर होता है, तो सबको पता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब को एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। उसके बाद आता है इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी। अब इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी एडवर्ब जो होता है, ये बहुत से बच्चे हैं, नहीं पता होगा, कुछ लोगों को ही शायद पता होगा एक्सिलरी फ्रीक्वेंसी। ये जो फ्रीक्वेंसी, इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी एडवर्ब क्या होता है, ये समय बताते हैं, बार बार यूज होने वाला, कभी नहीं, या अदा कदा, जब तक, इस टाइप से होते हैं। उसकी बात आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कुछ चीजें हैं जो अभी बता देंगे जिनसे सेंटेंस ज्यादा बनते हैं, कुछ चीजें हैं जो सब में यूज नहीं होती, कुछ चीजें ऐसी हैं तो ऐसे ही अदा कदा कभी आती हैं, बाकी आती नहीं है। कुछ सेंटेंस में यूज हो जाती हैं, कुछ में बिल्कुल नहीं आती हैं। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद आता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट के बाद हमारा आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद यूज होता है मैनर। मैनर तो सबको पता होगा, MPT हम अक्सर बताते रहते हैं। तो मैनर प्लस उसके बाद प्लेस। मैनर के बाद, मैनर तरीका होता है कि काम कैसे हो रहा है, धीरे धीरे, जोर जोर, जल्दी जल्दी, जल्दबाजी में, या आराम से, थक करके, बैठ करके, जैसे भी दिया गया वो मैनर होता है, तरीका। उसके बाद प्लेस, जो वर्ब हो रहा है ना वो कहाँ हो रहा है, तो ये प्लेस हो गया हमारा। उसके बाद प्लेस यूज होता है। प्लेस यूज होने के बाद में डेफिनेट फ्रीक्वेंसी एडवर्ब, जो डेफिनेट होता है ना वो यहाँ यूज होता है। डेफिनेट फ्रीक्वेंसी एडवर्ब, हमें डेफिनेट फ्रीक्वेंसी एडवर्ब लगाना होता है। उसके लास्ट में टाइम यूज होता है। टाइम को हमें हमेशा वी कैन यूज इन लास्ट सेंटेंसेस, ये हमेशा अंत में आता है। टाइम को याद रखना है, जब भी हम इसे यूज करते हैं तो टाइम हम अंत में ले जाएंगे। अब इसमें जैसे कुछ चीजें हैं वो हमेशा सेंटेंस में होती है। छोटा सा सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट पता होना चाहिए, ये तो जरूरी है, ये आता है। एक्सिलरी आ जाता है, और फिर उसके बाद आ जाता है इनडायरेक्ट और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये फिर मैनर, प्लेस और टाइम, ये चीजें जो हैं हर सेंटेंस में होती हैं। कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कम पाई जाती है, बाकी जनरली ये चीजें पाई जाती हैं। अब ये सारी चीजें जहां तक हो सके कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करते हम लोग, तो ये सब चीजें हो सकता हो बड़ा सेंटेंस हो जाएगा तो ये सिर्फ नहीं आ पाती हैं, और हम बता भी चुके हैं। इसी से पहले बताया था कि हमें सेंटेंस को छोटा रखना है। अब छोटा सेंटेंस रखने के लिए अभी ये चीज हमने लिख दी है, इसलिए ताकि पता होना चाहिए कि सेंटेंस में कैसे कैसे वर्ड्स यूज होते हैं, क्या क्या यूज होता है, ये जरूरी पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी इंडेफिनेट और इनडेफिनेट, या डायरेक्ट या डेफिनेट या इनडेफिनेट, ये क्या होता है, ये भी पता होना चाहिए कि सेंटेंस में इनका कहाँ पे स्थान होता है। यदि हम ये सारी चीजें एक साथ यूज करते हैं तो हमें यही फार्मूला यूज करना है। इसे नोट कर लो, लिख लो, हट जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के देखो। तो यही हर एक सीरियल से फिट करना है। सही बड़ा सेंटेंस होता है तो वो सीरियल से फिट किया जाता है। अगला, अब इसको छोटे भागों में कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। यदि वाक्य हमारा
निगेटिव होता है। निगेटिव का मतलब नकारात्मक। तो जो फार्मूला है वो कुछ ऐसे बनता है उसका कंपोजिशन, सब्जेक्ट, एक्सिलरी। एक्सिलरी में हम भाई इज, एम आर, वॉज, वर ले लेते हैं, फिर नॉट, उसके बाद वर, फिर ऑब्जेक्ट। ये निगेटिव का हो गया। और निगेटिव का जो कंपोजिशन होता है लगभग सभी टेंसेस का एक जैसा होता है। जो भी टेंस बनाते हैं हम, चाहे प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो, पास्ट का हो, उसका कोई भी पार्ट हो, परफेक्ट, कंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस या इंडेफिनिट, कोई भी हो, उसमें कंपोजिशन जो होता है वो निगेटिव वाला, इंटरोगेटिव का सेम कंपोजिशन रहता है, एक जैसा होता है, उसमें परिवर्तन नहीं किया जाता है। और जिनमें सबसे पहले क्या दिया होता है, अब जिनमें सबसे पहले क्या दे दिया जाए, ये वाला वर्ड सबसे पहले जब यूज हो जाता है तो सबसे पहले हमें एक्सिलरी लगा लेते हैं। तो हमें सबसे पहले लगा लेना होता है एक्सिलरी, उसके बाद सब्जेक्ट यूज करते हैं। कुछ ऐसे बनता है। फिर वही हो जाता है सेम, एक्सिलरी, सब्जेक्ट, उसके बाद यही आ जाता है, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमें ये लगाना पड़ जाता है ये। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, सेम रहता है जो भी है पहले से ही। सिर्फ इतना याद रखना होता है कि अगर सबसे पहले क्या दिया गया है सेंटेंस में, सबसे पहले अगर क्या लगा दिया, जैसे वो क्या कर, जैसे क्या मैं घर जा सकता हूँ, क्या मैं इसे पढ़ूं, क्या वह पढ़ता है, क्या वो खाना खाता है, क्या वो खाना खाता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में जो क्या सबसे पहले आ जाएगा, सबसे पहले एक्सिलरी लगाना पड़ता है, इज, एम आर, वॉज, वर। तो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन इतना। अभी इसमें और भी कुछ चीजें हैं, तो वो हम पार्ट जब 2 बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे, बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से हमारा अगला वीडियो, ये जो आर्ट ऑफ स्पीकिंग है, दी आर्ट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश का जो पार्ट 2 आएगा, मतलब 2 पार्ट्स जो हम बनाएंगे, तो उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और क्यों ना जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि हमें अब ये जो सीरीज है इंग्लिश स्पीकिंग की, इस लॉकडाउन में स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स बंद हैं, घर पर सीखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जो भी नई नई इंग्लिश स्पीकिंग की अपडेट्स आती हैं, स्ट्रक्चर्स हैं कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है, हर इंग्लिश के हर स्ट्रक्चर्स को हम आप तक इसी यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाएंगे। सिर्फ चैनल से जुड़े रहिए। यूट्यूब चैनल AS ईजू पॉइंट असोवा, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। जुड़े रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। बनता है जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर AS ईजू पॉइंट असोवा से, और हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचाएंगे, और आपको लगेगा कि आप इंग्लिश बोलने में कुछ हद तक काफी सीख जाएंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर और लाइक शेयर कर दीजिए यहाँ से।